नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म सीटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा भाई, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था किसके बारे में, पाषाण काल के बारे में, यानी कि स्टोन एज पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हड़प्पा डेंसिटी का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो एक बार थोड़ा बता देते हैं भाई आपको, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे भाई सीटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर के ये सितारे, ये स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शिवम वर्मा जज्जर से हैं भाई, इनका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। ये हरियाणा वाणी पुस्तकें भाई हमारी मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, हर एक जगह आपको मिल जाएगी सभी बुक शॉप पर। फिर भी अगर किसी को ऑनलाइन मंगवानी है तो भाई आप क्या करो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 95 181 98 050 भाई। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ तक आई थिंक सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भाई हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। ठीक है, किस नदी के इर्द गिर्द ये फैली हुई थी। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं भाई, जो ये सभ्यता थी ये सिंधु घाटी, यानी हम कह सकते हैं सिंधु नदी के इर्द गिर्द फैली हुई थी। वास्तव में क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। लेकिन इसका जो सबसे पहला स्थान खोजा गया इस सभ्यता या संस्कृति का, वो हड़प्पा नामक स्थान खोजा गया। इसीलिए इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो नोट कर लेना भाई, चाहे हड़प्पा सभ्यता आ जाए, चाहे सिंधु सभ्यता आ जाए, चाहे सिंधु सरस्वती सभ्यता आ जाए, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता आ जाए, सबका संबंध एक से ही है, और वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता। अब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि इसको क्या कहा जाता था, क्यों कहा जाता था। हर एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलो भाई पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, हम स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि हमारा कम समय में ज्यादा कंटेंट हो सके और हम आसानी से टॉपिक को कवर कर लें भाई। यहां पर देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने इसके बारे में जानकारी दिया, बताया। तो 1826 में क्या होता भाई, चार्ल्स मेसन नाम का एक क्या होता है भाई, अंग्रेज विद्वान होता है, जो क्या करता है, हड़प्पा टीले की खोज करता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर वो ये खोज नहीं कर पाता और इसको आगे नहीं बढ़ा पाता। लेकिन यहां पर सबसे पहले जो इस स्थान को खोजने की बात होती है, इसके बारे में जानकारी की बात होती है, तो वो चार्ल्स मेसन ने 1826 में सबसे पहले शुरुआत की थी भाई। और यहां से कुछ ईंटें भी प्राप्त की। उसके बाद क्या होता है भाई, अलेक्जेंडर कनिंगम जी के द्वारा यहां पर सर्वेक्षण किया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि पहली बार किसने सर्वेक्षण किया, तो अलेक्जेंडर कनिंगम, जिसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, उनके द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। तथा 1856 में ब्रेटन बंधुओं, यानी कि जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन के द्वारा भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें यहां से प्राप्त की गई, जिसकी सूचना सरकार को दी गई। तो शुरुआत में चार्ल्स मेसन इसकी शुरुआत करते हैं, फिर अलेक्जेंडर कनिंगम यहां पर सर्वेक्षण करते हैं, फिर ब्रेटन बंधुओं के द्वारा भी क्या किया गया, गवर्नमेंट को इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद देखो क्या होता भाई, यहां तक आई थिंक आप सारी चीजें समझ गए होंगे भाई। उसके बाद भाई चार्ल्स मेसन ने देखो पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा भाई। किसने खोजा था, चार्ल्स मेसन ने। लेकिन आधिकारिक रूप से अगर हम करें कि भाई कहें कि भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आधिकारिक रूप से हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में हुई। और वो किसने की, दयाराम साहनी ने, और माधव स्वरूप वत्स क्या थे, इनके सहायक थे। तो इन्होंने क्या किया भाई, हड़प्पा नामक स्थल खोजा भाई, जो कहां है, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे भाई इसकी खोज की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया, हड़प्पा संस्कृति का या फिर सिंधु संस्कृति का या सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था। तो सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था भाई, तो सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा। कहां पर है हड़प्पा, पाकिस्तान में, कौन सी नदी के किनारे, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भाई, ये रावी नदी के किनारे है। उसके बाद क्या होता है, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है, एक और स्थल खोजा जाता है, मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। जिसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है भाई।
ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? इसकी खोज की जाती भाई राखलदास बनर्जी के द्वारा। कब? 1922 के अंदर भाई। तो ये खोजा गया। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। अब आपसे बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखो भाई यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। पहला हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल किसने खोजा? चार्ल्स मेसन ने। आधिकारिक तौर पर किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। आपसे ये पूछ लिया जाए भाई कि हड़प्पा नामक स्थल है ये किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है भाई? ये है रावी नदी के किनारे। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। अब उसके बाद देखो भाई जो हड़प्पा सभ्यता है इसको लेकर अलग अलग विद्वानों ने क्या बताया कि भाई इसकी जो अधिक मान्य तिथि थी, यानी ये किस वर्ष से किस वर्ष तक स्टैंड करती है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। लेकिन रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि, जिसको C14 विश्लेषण विधि के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है? 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो तिथि है ये सबसे ज्यादा मानी जाती है भाई। ठीक है। 1921 में हड़प्पा की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। चाहे आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। चाहे आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की खोज के समय, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई, सब समझ में आ गया। आई थिंक कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं यहां से जो आपको ना समझ में आए। बिल्कुल आसान भाषा में पॉइंट टू पॉइंट यहां पर पीपीटी बना के आपको डिलीवर किया जा रहा भाई। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। चलो भाई अब इससे आगे देखेंगे भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या फिर हड़प्पा सभ्यता थी, इसके देखो अलग अलग नाम है। यहां पर मैंने लिखा हुआ कि अन्य नाम। हम इसको किस किस नाम से जान सकते हैं भाई? काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या क्या कहा जाए या क्यों कहा गया है। तो पहला क्या है भाई? हड़प्पा सभ्यता। मैंने आपको बताया कि जो पहला स्थान खोजा गया वो हड़प्पा नामक स्थान खोजा गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। दूसरा पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि आप सभी को ज्ञात है ये सिंधु नदी के इर्द गिर्द फैली हुई थी। कहां पर फैली हुई थी? सिंधु नदी के इर्द गिर्द फैली थी भाई। उसके बाद हम देखेंगे सरस्वती सभ्यता। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको बोला जाता है। सिंधु के अतिरिक्त सरस्वती नदी घाटी है भाई, ठीक है, उस क्षेत्र में भी इसके बहुत सारे क्या खोजे गए हैं? स्थान खोजे गए हैं या इनका कहीं ना कहीं संबंध मिला है, इसलिए इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है भाई। सिंधु सरस्वती सभ्यता ये भी आप लिख सकते हो भाई। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रथम नगरीय क्रांति भाई। आप लोगों को क्लियर कट कर देता हूं भाई, जो पहली नगरीय क्रांति यानी पहली नगर परियोजना के जो प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं वो कहां पर देखने को मिलते हैं? वो हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति बोला गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बन गया? कांस्य युगीन सभ्यता भाई। क्योंकि जो इस सभ्यता के लोग थे वो कांस्य धातु का प्रयोग करते थे, इससे परिचित थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो परिचित किससे थे? कांस्य से, इसलिए इसको कांस्य युगीन कह दिया गया। और किसकी जानकारी नहीं थी भाई? इनको किस धातु के बारे में जानकारी नहीं थी? लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। तो ये वाले प्रश्न भी डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। समझ में आ गया भाई? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक आई थिंक साफ सुथरा सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम एक एक करके सारी बातें आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है, कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, कौन सा इसका पूर्वी पॉइंट है, कौन सा पश्चिमी पॉइंट है, सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस क्लास में बने रहिएगा। और अगर मजा आ रहा है, अगर आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा भाई, अब हम जानेंगे स्थिति एवं विस्तार के बारे में कि ये किस प्रकार से फैली हुई थी, किस आकार में फैली हुई है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप नोट कीजिएगा भाई, इस सभ्यता का जो आकार है भाई, सभ्यता का आकार कैसा है भाई? त्रिभुजाकार। सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार।
क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पूर्वी सीमा भाई, देखो अब यहाँ पर सारी सीमाएं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि पूर्वी सीमा क्या है, सबसे इसका उत्तरी बिंदु क्या माना गया, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, सबसे उत्तरी बिंदु क्या माना गया है, मांडा। और मांडा कहां पर है, मांडा है जम्मू कश्मीर में भाई। तो जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा भारत के नक्शे में बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पे भाई, यहां आपको देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछ लिया जाए भाई कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो जब पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी बिंदु किस तरफ आएगा भाई, तो पूर्वी बिंदु आ गया लगभग लगभग यहां पर आपको पूर्वी बिंदु देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो वो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है भाई, कहां है, आलमगीर उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद आ जाती कि पश्चिमी बिंदु कौन सा भाई, तो पश्चिमी बिंदु आपको यहां देखने को मिलेगा लगभग। ठीक है भाई, ये क्या है, ये सुतकेनडोर है भाई, ये बलूचिस्तान के अंदर है भाई। ठीक है, जो पाकिस्तान का एक भाग हुआ करता था। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, दैमाबाद, जो कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये लगभग आपको यहां देखने को मिलेगा। जब इसकी आकृति को हम ऐसे मैच करेंगे, ठीक है भाई, ये ना तो चतुर्भुज की फॉर्म में बनेगी, लेकिन सर्वमान्यता है ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा कि इसकी आकृति थोड़ी ही त्रिभुज के आकार की मिलेगी। तो इसलिए इसको क्या माना गया है, इसलिए इसको त्रिभुजा आकार माना गया है। तो इसका आकार कैसा हो गया, त्रिभुज के आकार का। कितने क्षेत्रफल में फैली है, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। बहुत सारी पुस्तकों में आपको 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर यही मानी जाती है भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उत्तरी सीमा क्या है, यानी कि सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है इसका। तो उत्तर में सबसे उत्तरी जो स्थान खोजा गया है हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा है, मांडा, जो कहां पड़ता, जम्मू कश्मीर में। सबसे पश्चिमी सीमा पूछ ले तो बलूचिस्तान के अंदर सुतकेंडोर है। ठीक है भाई, और सबसे पूर्वी सीमा पूछ ले तो आलमगीर है भाई, कहां, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको आलमगीर देखने को मिलेगा। और सबसे दक्षिणी सीमा की जब बात होती है तो दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है भाई। आप देख सकते हो एक एक पॉइंट यहां पर लिखा गया है भाई, तो ये आपको समझने में आसानी होगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर, यहां से डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ठीक है भाई, और बड़े प्यार से इसको समझना भाई। ठीक है, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको बताई गई है। ठीक है, ये इसकी स्थिति एवं विस्तार के बारे में है। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप इसको आसानी से ले सकते हो भाई। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक ऊपरी स्थल क्या है, मांडा, जो कहां है, जम्मू कश्मीर में नामक स्थल में। और जिला पूछ लिया जाए तो अखनूर जिले में। और नदी पूछ लिया जाए तो चिनाब नदी। अब आपसे परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी नदी कौन सी है, तो सबसे उत्तरी नदी कौन सी हो जाएगी भाई, चिनाब। ये भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई, दक्षिणी स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दैमाबाद, जो कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, किस जिले में, अहमदनगर जिले में। और नदी पूछ लिया जाए तो नदी कौन सी हो गई, परवरा भाई। तो आपसे सबसे दक्षिणी नदी पूछ लिया जाए, दक्षिणी नदी कौन सी हो गई, परवरा हो गई। ठीक है भाई, उसके बाद देखेंगे सैंडो सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। तो पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीर। आलमगीर कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि मेरठ जिले में। और नदी कौन सी हो गई, हिंडन नदी भाई। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी नदी, तो ये आपसे पूछा जा सकता भाई, क्या पूछ सकते हैं, उत्तरी नदी। नदियों के बारे में भी तो पूछा जा सकता है। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा दक्षिणी नदी। ठीक है, हिंडन क्या हो गया हमारा, हिंडन हो गया पूर्वी नदी। उसके बाद देखो भाई, सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल क्या है, सुतकोंडोर है, जो बलूचिस्तान के अंदर है भाई। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहां तक आई थिंक सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होगी भाई, कोई भी डाउट नहीं होगा आपके मन में। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई अच्छे से। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे भाई। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे जरूर छोड़ देना, ताकि बाद में उसको क्लियर किया जा सके। और जितने भी नए साथी जुड़े हुए हैं भाई, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम बहुत अच्छा कंटेंट कम समय में बेहतर तरीके से आप लोगों को दे पाएंगे। क्योंकि देखो, उत्साह बढ़ता भाई, जब ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है भाई। ठीक है,
क्योंकि ज्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे तो थोड़ा हौसला हमें भी आएगा, और जब ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो हमें भी बहुत समझबूझ से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलें भाई आगे, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक? चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगला पॉइंट देख लेते हैं। आप देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी से पश्चिमी विस्तार कितना है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है भाई, तो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर है, और उत्तरी से दक्षिणी विस्तार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1400 किलोमीटर है भाई। ठीक है, यह अपनी समकालीन यानी कि जो इस सभ्यता की समकालीन जो सभ्यताएं मानी जाती है, मिस्र यानी कि मेसोपोटामिया भी हम कह सकते हैं, सुमेरियन, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता की बेटी के रूप में भी सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं। ठीक है भाई, चीनी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी भाई। यह सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता है। आपसे पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता क्या है, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता है। पहला स्थल, तो आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल कौन सा भाई जो खोजा गया था, तो वो हड़प्पा है। सबसे प्राचीन स्थल भाई जो ईशा पूर्व के हिसाब से सबसे प्राचीन है वो भिड़ाना है, ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। और सबसे बड़े स्थल की अगर बात आती है कि सबसे बड़ा, तो हाल फिलहाल जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है और सबसे बड़ा स्थल माना जाता है राखी गढ़ी को भाई। हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था वहां भी राखी गढ़ी सही माना गया था। तो राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, राखी गढ़ी पड़ता है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई। सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का तो वो राखी गढ़ी। सबसे पहला स्थल हड़प्पा, सबसे प्राचीन स्थल भिड़ाना, और सबसे बड़ा स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राखी गढ़ी। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ है, सबसे प्राचीन भिड़ाना फतेहाबाद ये भी हरियाणा में पड़ता है, और सबसे बड़ा राखी गढ़ी ये भी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। ठीक है भाई, और पहला स्थान हड़प्पा है, आपको बता दिया था, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, सारी बातें डिस्कस हो चुकी है। चलो भाई अब इसका काल निर्धारण देखते हैं भाई। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी अलग अलग डेट्स दी गई है भाई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तित्व का प्रत्येक पुरातत्वविद का अपना अपना विचार होता है और वो इसको प्रकट कर सकते हैं। तो उन्होंने अलग अलग क्या किया था भाई, अपने अपने लेवल पर, ठीक है, इस सभ्यता के बारे में बताया कि इसके काल निर्धारण के बारे में बताया था। जॉन मार्शल ने अलग बताया, अर्नेस्ट मैक्के ने अलग बताया, माधव स्वरूप वत्स ने अलग बनाया, जीसी गैड ने अलग बताया, मार्टिन व्हीलर ने अलग। लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है वो क्या मानी जाती है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से 2350 बीसी से 1750 बीसी वाली सर्वमान्य मानी जाती है भाई। नेक्स्ट देखिएगा भाई, अब कुछ विशेषताएं आप लोगों को बता देते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखो, विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की थी, यानी कि इसकी शुरुआत की थी। आपसे पूछा जा सकता है भाई कपास की खेती की शुरुआत यहीं लोगों ने किया था भाई। ठीक है, मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। ठीक है भाई, तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नगर विन्यास के बारे में हम देखेंगे, जाल पद्धति पर आधारित थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी रेखाओं की पद्धति जाल पद्धति कहलाती है। लिपि क्या है भाई, लिपि सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर कनिंगम को सिंधु लिपि पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास एल्ले बेंडल ने किया। भाव चित्रात्मक लिपि आपको देखने को मिलेगी, लिपि में मछली, चिड़िया, मानव आकृति के चिन्ह मिले हैं। ठीक है भाई, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं भाई। आगे हम देखेंगे कुछ की पॉइंट्स के बारे में भाई। तो की पॉइंट्स क्या क्या है भाई, ठीक है, यहाँ करंट लग जाएगा, आप वहीं बैठ जाओ या तो कुर्सी पे बैठ जाओ। आगे की पॉइंट्स देखेंगे भाई। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था भाई। ये परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि कैसा था, मातृसत्तात्मक। ठीक है भाई, कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे भाई, ये भी आपको पता है। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था। ठीक है भाई, हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी भाई। ठीक है, माप तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी भाई। ठीक है, किस अनुपात में थी, 16 के अनुपात में थी। तो ये सारे के सारे फैक्ट महत्वपूर्ण रहने वाले हैं भाई। उसके बाद देखेंगे भाई, इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। तो आपसे पूछा जा सकता किसका प्रमुख स्थान था,
मातृ देवी की उपासना का भाई। पशुओं में कुबड़ वाला सांड था, वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, आपसे परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो किसको माना गया है हड़प्पा सभ्यता के दौरान? कुबड़ वाले सांड को भाई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भाई उसकी पूजा का भी प्रचलन था। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मुहरों के निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे, यानी कि उत्तम थे। मुहरें अधिकांशतः सेलखड़ी की बनी होती थी। सेलखड़ी को स्टेटाइट भी बोला जाता है, नोट कर लेना, ये काफी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको स्टेटाइट भी बोला जाता है। ठीक है भाई, और जो मुहरें होती थी वो ज्यादातर क्या देखने को मिलती थी भाई? ज्यादातर, तो ज्यादातर जो इनका आकार होता था वो वर्गाकार होता था। कैसा आकार होता था भाई? वर्गाकार होता था। ये आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, कैसा आकार होता था? वर्गाकार आकार की होती थी, सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है भाई, हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है, ये काफी बार परीक्षा में आया है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई। इस लेखन पद्धति को बुस्त्रोफेदम भी कहा गया। ठीक है, जिसे अब तक नहीं पढ़ा जा सका। हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलन में थी भाई। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना थी भाई। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जब भी जो इसके विभिन्न स्थान आपको देखने को मिलेंगे, चाहे हरियाणा में हो चाहे बाकी किसी जगह हो, तो नगर परियोजना आपको देखने को मिलेगी भाई। सभ्यता के दौरान शहरों को दो भागों, दुर्ग शासक वर्ग द्वारा अधिग्रहित और निचले शहर आम लोगों का निवास स्थान में विभाजित किया गया है। धोलावीरा इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है किस शहर में, किस सभ्यता के स्थल में शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया? धोलावीरा को। चुहंद्रो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर दुर्ग नहीं थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, जहां पर दुर्ग नहीं थे। इस सभ्यता में नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। तो जाल आधारित मैंने बता ही दिया था, वही चीजें हैं सारी की सारी भाई। सभ्यता के लोग भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। तो भवन निर्माण सामग्री के रूप में किन का प्रयोग होता था? पक्की ईंटों का भाई। इसके अलावा नालियों का उत्तम प्रबंध, किलाबंद दुर्ग और लोहे के औजारों की अनुपस्थिति इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। तो यानी कि लोहे के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, ये लोहे धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट भाई, अब हम महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़ेंगे भाई। जो जो हड़प्पा काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे भाई। नोट करो भाई फटाफट से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा क्या था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला ऐसा स्थान था जो खोजा गया। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। और इसके सहायक कौन थे? माधो स्वरूप वत्स भाई। ये कहां पर स्थित है हड़प्पा नामक स्थल? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोंटेगोमरी जिला भाई। किस नदी के किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे। ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिला पूछते हैं, नदी पूछते हैं, कहां पर है, सारी बातें यहां पर आपको बताई जाएगी। खोज कब की गई हड़प्पा सभ्यता की? 1921 में। कब की गई? 1921 में। यह सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था। यहाँ सोने का आयात कर्नाटक से होता था। तो यानी कि सोना धातु के बारे में जानकारी रखते थे। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि हरियाणा के अंदर भी राखीगढ़ी के अंदर सोना बनाने की फैक्ट्री के प्रमाण आपको देखने को मिले हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ सोने का आयात कहां से होता था? कर्नाटक से। पक्की ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में होता था, ये मैंने आपको बता दिया था भाई। मनके बनाने के लिए कॉर्नेलियन स्टोन का प्रयोग होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, किसका प्रयोग होता था? कॉर्नेलियन स्टोन का भाई। उसके बाद इस स्थान पर क्या क्या चीजें खोजी गई जो मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से? अन्नागार यहां पर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का नरधड़, यानी कि जो मनुष्य की एक प्रकार से मूर्तियां देखने को मिलती है, धड़ की मूर्ति यानी ऊपर वाले हिस्से की भाई। बैलगाड़ी के अवशेष यहां पर मिले हैं। तांबे का पैमाना मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबा गलाने की भट्टी, 6 अन्न भंडार की 2 कतारें भाई। तो ये सब कहां पर देखने को मिलेगा आपको? हड़प्पा में भाई। कहां देखने को मिलेगा भाई? हड़प्पा नामक स्थल से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी भाई? जो बच्चा पीडीएफ से पढ़ना चाहता है, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, जो बिल्कुल क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। सीटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर नाम से सर्च कर लेना, वहीं आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद देखेंगे भाई दूसरे नंबर पर हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, या फिर हम क्या कहते हैं, हड़प्पा या सिंध का मरुधान भी इसको बोला जाता है भाई। ठीक है, इसकी खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। कब की? 1922 के अंदर। ये कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में भाई। ठीक है भाई। नदी कौन सी हो गई? किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी भाई? विशाल अन्न भंडार थी। क्या थी भाई? विशाल अन्न भंडार। यहां पर महत्वपूर्ण खोज क्या देखने को मिलेगी? विशाल महास्नानगर या फिर स्नानागार हो सकता है। पशुपति की मोहर यहां पर मिली है। ठीक है भाई। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई ये, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है भाई। और सेम एज इट इज, ठीक है, डांसिंग गर्ल ग्रिफ्टी, इसकी कॉपी कहां पर प्राप्त हुई है? बरडाना फतेहाबाद के अंदर प्राप्त हुई है भाई। ठीक है, वो भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। एक सेल खड़ी का बना डाडी का पुजारी यहां से प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे कहां से प्राप्त हुए हैं? ये सब आपको कहां देखने को मिलेगा? ये सब आपको देखने को मिलेगा कहां पर भाई? ये सब आपको देखने को मिलेगा मोहन जोदड़ो के अंदर भाई। ठीक है भाई, सारे पॉइंट क्लियर? किस नदी के किनारे है, क्या क्या महत्वपूर्ण खोज है, ठीक है भाई, कहां से क्या मिला, सारी बातें हमारी लगभग डिस्कस हो गई। उसके बाद हम देखेंगे भाई सुतकोंगोडोर। सुतकोंगेडोर, तो ये कहां पर है? इसकी खोज की गई भाई ओरेल स्टीन के द्वारा भाई। ठीक है, इसकी खोज कब की गई? ओरेल स्टीन के द्वारा। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि इसकी खोज 1927 में हुई, बहुत सारे विद्वान मानते हैं 1929 में हुई, कोई मानता 28 में हुई। तो ये विवाद वाला विषय है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट नहीं लिखवाई भाई। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? ओरेल स्टीन के द्वारा। कहां पर है ये? पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी राज्य में बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे। तो सबसे पश्चिमी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहां पर आप देख सकते हो एक पॉइंट हमारा रह गया था भाई कि सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है। ठीक है भाई, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पश्चिमी नदी, तो सबसे पश्चिमी नदी कौन सी हो गई भाई? तो ये किस नदी के किनारे है? ये दास्त नदी के किनारे। तो पश्चिमी नदी कौन सी हो गई भाई? पश्चिमी नदी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी नदी दास्त हो गई भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया? अब यहां से क्या मिला है? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार केंद्र का बिंदु था। राख के बर्तन यहां पर देखने को मिले हैं भाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इनको नोट कर लेना। ये सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे जब आप इनके इसको पढ़ने के बाद इनके एमसीक्यू लगाएंगे प्रीवियस ईयर वाले। उसके बाद देखेंगे भाई चन्हुदड़ो। ठीक है भाई, तो यहां पर भी आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। चन्हुदड़ो की खोज है गोपाल मजूमदार के द्वारा कब की गई? 1931 में की गई। इसके अलावा अर्नेस्ट मैक्के के द्वारा कब की गई? 1935 में की गई। तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है, यह स्थल सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है यहां पर भाई। ठीक है, सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था, तो उसके अवशेष मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना मिला है और एक औद्योगिक शहर भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये मिला है कहाँ का? हड़प्पा सभ्यता का। तो ये सारे फैक्ट किसके हो गए भाई? चन्हुदड़ो के। ठीक है, ये कहां पर है? सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे भाई। नेक्स्ट देखिएगा भाई, अगला जो स्थान है वो है आमरी। तो इसकी जो खोज की थी वो एनजी मजूमदार ने की थी भाई। ये भी कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। यहां से हिरन के साक्ष्य या फिर बारासिंगा का नमूना हम कह सकते हैं वो प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखेंगे रंगपुर भाई। रंगपुर की जो खोज है वो रंगानाथ राव के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं आर राव, इसके द्वारा खोज की गई। कब? 1953 से 56 में। ठीक है भाई, यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के तट पर स्थित है भाई। ठीक है, और यहां से कच्ची ईंटों से बना दुर्ग मिला है। रंगपुर से चावल के दाने, इसमें धान की खेती होने का प्रमाण, या फिर ठीक है क्या कह सकते हैं भाई हम? धान का भूसा या चावल का भूसा, ये प्राप्त हुआ भाई। तो ये कहां से प्राप्त हुआ? रंगपुर से भाई।
उसके बाद देखेंगे भाई कालीबंगा। तो कालीबंगा का मतलब क्या होता है? कालीबंगा का मतलब होता है भाई काले रंग की चूड़ियां। हम इसको क्या कह सकते हैं भाई? काले रंग की चूड़ियां। यानी कि यहां से क्या प्राप्त हुआ है? बहुत अधिक मात्रा में काले रंग की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको कालीबंगा कहा गया भाई। ठीक है, यहां से क्या प्राप्त हुए? देखो काले रंग की चूड़ियां। ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान के अंदर भाई। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, कहां पर स्थित है? गग्गर नदी के किनारे हमें ये देखने को मिलेगा भाई। तो ये कालीबंगा वहां पर है। इसकी जो खुदाई का कार्य यानी उत्खनन का जो कार्य है वो सर्वप्रथम 1953 में किसने किया? अमलानंद घोष ने किया भाई। उसके बाद 1961 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा करवाया गया। कालीबंगन या कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा से जूते हुए खेत भाई, ये जूते हुए खेत भाई कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं और बनावली से भी प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो नोट कर लेना जब भी जूते हुए खेत अगर आपसे पूछा जाए कि कहां से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा ऑप्शन में, तो कालीबंगा करो, नहीं तो बनावली कर दो, फतेहाबाद वाला। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यहां से अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से मिले। उसके बाद रोपड़ भाई। तो रोपड़ कहां पड़ता है? रोपड़ पड़ता है पंजाब में। नाम से ही आपको ऐसा लगेगा कि पंजाब का है, तो है भी पंजाब का। खुदाई किसके द्वारा की गई? जगदत्त शर्मा के द्वारा 1953-54 में। ठीक है भाई, ये रोपड़ जिले में किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे भाई। किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे या तट पर स्थित है। यहां पर क्या प्राप्त हुआ है कि मालिक के साथ या फिर आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया, और ऐसा साक्ष्य यहां पे प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है, तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? रोपड़ से प्राप्त हुआ है। रोपड़ कहां है? पंजाब में। उसके बाद कोट दीजी भाई। कोट दीजी कहां है? सिंधु नदी पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर। इसकी खोज की गई फजल अहमद द्वारा 1953-54 के अंदर इसकी खोज की गई भाई। पूर्व हड़प्पा मिश्रित सतर पत्थर की नींव वाले घर, पत्ती के आकार का वनाग्र, गर्तवास, गहनों का जखीरा, चाक पर निर्मित मृद भांड, ये सब कहां से प्राप्त हुए हैं? रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखेंगे देसलपुर भाई। तो देसलपुर कहां है? कच्छ गुजरात में भाई। दुद्र नदी के ऊपर है ये। ए घोष एस आर राव 1963 में इसकी खोज हुई। यहां से टेराकोटा मोहर, तांबा मोहर, सिलखड़ी मोहर और भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो ये देसलपुर से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न सीधा पूछा जाता है ये किस राज्य में स्थित है या किस नदी पर स्थित है, या फिर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछ लेंगे कि यहां पर ऐसी कौन सी खोज हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे भाई लोथल। लोथल आपको पता है ये गुजरात के अंदर है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, काफी बार परीक्षा में आता है। तो लोथल की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? रंगानाथ राव के द्वारा 1955 से 61 के दौरान यहाँ पर खुदाई का कार्य हुआ। ये किस नदी के ऊपर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, गुजरात के अंदर भाई। यहां से क्या मिला है? मोस्ट सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, मानव निर्मित बंदरगाह के अवशेष। गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्रिवेदिकाएं, शतरंज के खेल के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये कहां से प्राप्त हुए? लोथल से भाई। ठीक है, सुरकोतदा भाई। सुरकोतदा अगला जो स्थल हो गया, इसकी खोज की गई जेपी जोशी के द्वारा 1964 के अंदर, यानी खुदाई का कार्य हुआ। ये गुजरात में है। यहां से घोड़े की हड्डियां और मनके प्राप्त हुए हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आलमगीर भाई। तो आलमगीर से की खोज किसने की? जगदत्त शर्मा ने 1958 में। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। आपको पता है ये सबसे पूर्वी पॉइंट है किसका? हड़प्पा सभ्यता का। यहां से रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनित स्थल यही है भाई, आलमगीर भाई, आलमगीरपुर। उसके बाद धोलावीरा भाई। ठीक है भाई, ये भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा ये कहां पर है। ठीक है, तो नोट कर लेना भाई, ये गुजरात में है धोलावीरा। इसकी खोज जगपति जोशी द्वारा 1967 में की गई, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में करवाई गई। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में मानहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। यहां से जल निकासी का प्रबंध, ये वाला प्रश्न काफी बार परीक्षा में आता है। जल कुंड इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं भाई। उसके बाद बनावली देखेंगे भाई। तो बनावली कहाँ है? बनावली है फतेहाबाद के अंदर भाई। ठीक है, बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में। इसके जो खोज किसने की? रविंदर सिंह बिष्ट ने। कब की?
73 74 में। नदी कौन सी नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे भाई, जो सरस्वती का एक भाग है। हरियाणा का फतेहाबाद जिला हो गया, यहां से मिट्टी का खिलौना, टेराकोटा हल, जो मात्र देवी की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं भाई। ठीक है। उसके बाद राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी है भाई हिसार में। और हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर भाई। ठीक है। इसको कब खोज लिया गया था? 1963 में इसकी खोज हो गई थी। लेकिन यहाँ पर खुदाई का जो कार्य है वो 1997 में अमरिंदर नाथ दत्त ने किया भाई। किसने किया? अमरिंदर नाथ ने भाई। ठीक है। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है भाई? ये राखी गढ़ी क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त यहां से सोना बनाने की फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। सोना बनाने की फैक्ट्री प्रमाण। इसके अतिरिक्त आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? 5000 वर्ष पुराना प्रेमी जोड़े का कंकाल। 5000 वर्ष पुराना प्रेमी जोड़े का कंकाल भाई। तो ये भी कहां से प्राप्त हुआ है? ये राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त नमस्कार मुद्रा में रत योगी की मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये सारे के सारे भाई, ये दोनों हरियाणा के अंदर है। वैसे हरियाणा के अंदर बहुत सारे हड़प्पा कालीन स्थल है, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। हरियाणा के अंदर हड़प्पा काल के यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल भाई, वो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च मारोगे तो आपको सारे के सारे स्थल मिल जाएंगे A to Z भाई। वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो सब आपको मिल जाएंगे भाई। अब हम ये देखो, आपको पता है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे मैंने करवा दिए। जो हरियाणा के हड़प्पा कालीन स्थल है वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हो। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा हरियाणा में हड़प्पा काल के स्थल बाय भार्गव सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चलो भाई, अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं भाई। अब हमारे MCQ स्टार्ट हो गए भाई। MCQ देखिएगा, MCQ। ठीक है। क्या क्या रहने वाले हैं तो यहाँ पे नोट कीजिएगा भाई। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यानी यहां पर बताना आपको सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी भाई। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये हमने देखा, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के पास ऐसा थी। इसके पास चित्रलेखा लिपि थी, बिल्कुल सही बात है। भाव चित्रात्मक लिपि थी जिस पर चित्र अंकित थे, तो वो भी ठीक है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ये बात भी सही है, लोहे से अपरिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी भाई। अगला प्रश्न, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, या फिर लोथल से? तो मैंने आपको बताया था जल प्रबंधन की जब बात होगी, तो जल प्रबंधन की बात होगी तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? राइट आंसर हमारा रहेगा भाई, यहां पर देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये देखो भाई, धोलावीरा। यहां से जल निकासी प्रबंधन के उत्तम साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य तो कहां से मिले हैं? धोलावीरा से। धोलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ये मैंने आपको बता दिया। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फटाफट से बताइएगा भाई। आलमगीर आपको पता है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। बनावली पता भाई हरियाणा में है। दैमाबाद आपको पता महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी हिसार में है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? राजस्थान दिया गया है, तो ये क्या है? ये ऑप्शन हमारा गलत है, और वही हमको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गैरिक मृदभांड पत्र OCP का नामकरण हुआ था, तो ये कहां पर हुआ था? हस्तिनापुर ओहित्र नोह लाल किले में। तो ये कहां हुआ था? हस्तिनापुर में भाई। ठीक है। इसको हम रंग छवि भी बोलते हैं भाई, इसको हम क्या बोल देते हैं? रंग छवि भी हम इसको बोलते हैं। तो इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? हस्तिनापुर से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है भाई? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो किसका निरूपण नहीं किया गया भाई? ज्यादातर किसका निरूपण नहीं देखने को मिलता? गाय का भाई।
इसका निरूपण हमें नहीं देखने को मिलता, बाकी सब देखने को मिलते हैं, हाथी, गेंडा, बाघ, बैल, सांड सब हमें देखने को मिलता, लेकिन गाय का नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हमने चन्हुदड़ो के बारे में भी पढ़ा, ये भी है, कोटदजी भी है, देसलपुर भी पढ़ा, तो बच गया क्या भाई? बच गया सोहगोरा। तो ये क्या नहीं है? एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है भाई, यानी कि सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। एक जूते हुए खेत की खोज की गई मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में। मैंने आपको बताया जूते हुए खेत का जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए या तो बनावली ऑप्शन में मिलेगा या कालीबंगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कालीबंगा। अगर आपको डाउट है तो देख लो भाई, मैंने कक्षा में बताया भी था कालीबंगा के बारे में, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कालीबंगा के बारे में यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था। और देखो जूते हुए खेत, ये रहा वो पॉइंट जो एज इट इज परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं भाई। ठीक है, सारी चीजों का तालमेल करके फिर क्लास को बनाया जाता है। ये मत सोचो कि भाई मैं ऐसे ही पढ़ाने आ जाता हूँ, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको A to Z सीक्वेंस में पढ़ाने का प्रयास रहेगा। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? तो आपको पता विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। ठीक है भाई, कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था चन्हुदड़ो का जो निर्देशन है वो किसके निर्देशन में किया गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा भाई आप मेरे को बता पाते हो या नहीं बता पाते, फटाफट से नोट करो भाई। देखो चन्हुदड़ो के बारे में मैंने आपको यहां पर भी बताया था, नोट करो भाई। ये देखो यहां पर क्या लिखा है, अर्नेस्ट मैक्के 1935 में। अब यही प्रश्न आपको यहां देखने को मिलेगा भाई। मजूमदार अगर ऑप्शन में होता तो वो आ जाता, लेकिन इन्होंने मजूमदार ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो क्या हो गया? J.H. मैक्के। ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है भाई? ठीक है, तो मानव निर्मित बंदरगाह के आपको कहां पर अवशेष मिले हैं? लोथल के अंदर। लोथल कहां पड़ता है भाई? लोथल गुजरात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है, ये आपको क्लियर कट बता दिया था। हरियाणा के अंदर भी राखी गढ़ी माना जाता है, यूपी पीसीएस में यहाँ भी राखी गढ़ी माना गया था। अगर राखी गढ़ी ऑप्शन में ना हो तो बहुत सारी जगह धोलावीरा को भी माना जाता है, तो वो आप ऑप्शन के हिसाब से जायजा लगा लेंगे। हड़प्पा कालीन सतलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो आपको पता है हड़प्पा कालीन लोग तांबे से परिचित थे, सोने से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, तो किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। और इस बात के बारे में हम कैसे प्रमुखता से कह सकते हैं? क्योंकि लोहे के कोई धातु के कोई अवशेष ही प्राप्त नहीं हुए, इसका मतलब वो लोहे के बारे में परिचित नहीं थे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न भाई। हरियाणा की अधिकांश मानक मुहरें, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति की। मैंने आपको बताया था ज्यादातर जो, ठीक है भाई, हड़प्पा कालीन मुहरें होती हैं वो सेलखड़ी की बनी होती हैं, जो वर्गाकार आकृति की होती है। और उस सेलखड़ी को क्या कहा जाता था? स्टेटाइट कहा जाता था। वही परीक्षा में पूछा गया है। देखो आ गया ना ये प्रश्न। अब इसी को क्या बोला जाता है भाई? इसी को स्टेटाइट बोला जाता है। सेल खड़ी को ही क्या कहा जाता है? सेल खड़ी को ही स्टेटाइट कहा जाता है। तो ये आपसे इंग्लिश के माध्यम से खिलवाड़ किया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्र युगीन सभ्यता, अक्षयुगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता या फिर कांस्य युगीन? तो मैंने आपको क्लियर कट बताया ये क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है भाई। तो ये थी भाई आज की कक्षा, जो हड़प्पा सभ्यता का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आज आप लोगों को समझाया। आशा करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जितने भी बन सकते थे सारे करवाए। अगर कोई चीज छूट भी जाती है तो जरूर बताइएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो भी साथी हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो आज ही एग्जाम जी नामक ऐप डाउनलोड कीजिएगा भाई। एग्जाम जी ऐप डाउनलोड करके आप मात्र 99 रुपए में क्या पा सकते हो भाई? आप 5 साल के PYQ पा सकते हो। क्या पा सकते हो भाई? 5 साल के एग्जाम। हरियाणा के जितने भी एग्जाम हुए हैं HSSC के, ये सारे एग्जाम आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। और आप इन सभी को एक मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हो भाई। जैसे आप ऐप में मॉक टेस्ट लगाते हो ना, ऐसे आप लगा सकते हो। इसके अतिरिक्त भाई
आप पीडीएफ सेक्शन में इनकी पीडीएफ भी देख सकते हो, लेकिन आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, तो ये आपको एग्जाम जी ऐप पर ऑफर रहेगा, ये आप डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम जी ऐप, वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। इस बारे अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो भाई। ठीक है, तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा भाई। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हर रोज आते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर।